इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हमने वो कैटेगराइजेशन देख लिया था एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का, स्पेकुलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का। आज की क्लास में हम एक बार देख लेते हैं एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्लास में स्पेकुलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री देखना है और फिर फाइनली एक पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच जो आया था जिसने कि एक फिलोसफी को नई दिशा दी थी, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो आइए चालू करते हैं एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। इसमें जो सबसे पहले हमें देखना है वो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बारे में देखना है। था क्या ये पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन? तो ये पॉजिटिव ट्रेडिशन के जो फाउंडर थे वो अगस्त कॉम्टे थे। पॉजिटिव ट्रेडिशन कंसिस्ट करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट एंड डेटा, उसके वेरिफिकेशन को थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जो फाइनली लीड करेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल लॉज। एक बार फिर से देखते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेडिशन था क्या। पॉजिटिव ट्रेडिशन के फाउंडर अगस्त कॉम्टे थे। पॉजिटिव ट्रेडिशन का जो मेन फोकस होता था वो किसी भी इवेंट का एक जनरल लॉ इस्टेब्लिश करना होता था। जनरल लॉ इस्टेब्लिश किस तरह से होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन में जो भी हमारे पास अवेलेबल फैक्ट है, डेटा है, उसका हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और फाइनली जनरल लॉज को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो होता है जनरल लॉज, ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। साइंस में क्या है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक तरह का जनरल लॉ है। आर्किमिड का प्रिंसिपल जनरल लॉ है। जितने भी साइंस के लॉ होते हैं वो सारे जनरल लॉ होते हैं। जनरल लॉ या फिर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऑफ द टाइम वो सच होते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी एज अ हिस्टोरिकल स्पेस में नहीं होता था। लेकिन ये जो पॉजिटिव ट्रेडिशन थे, अब एक बार अगर हम इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करें तो हुआ एक्चुअली में क्या कि यूरोप में रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण। रेनेसा के बाद से वहाँ पे कुछ रिफॉर्मेशन देखने के लिए मिला, धर्म सुधार आंदोलन। और रिफॉर्मेशन के बाद से यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है और फाइनली साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद से वहाँ पे एज ऑफ इनलाइटनमेंट, प्रबोधन का युग चालू होता है। तो ये जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट एक ऐसा पीरियड था जिस समय की साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्या था कि रेनेसा के पहले जो थियोक्रेटिक सोसाइटी थी, जो सोसाइटी मतलब रिलीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैशनलिज्म नहीं था, सुपरस्टिशन अपने पीक पे था। तो ऐसी पीरियड को काउंटर किया रेनेसा ने। उस रेनेसा का बेस बना रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक अप्रोच और रैशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये एज अ पॉजिटिव एज ऑफ एनलाइटनमेंट फिलॉसफी थी। लेकिन इसका जो आउटकम निकला साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच, वो उस समय के ऑलमोस्ट हर चीज़ों पर इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला था। जैसे कि हिस्ट्री राइटिंग में भी जो अप्रोच हुआ वो साइंटिफिक होने की बात होने लग गई और रैशनैलिटी को इंपॉर्टेंस देने लग गया। जैसे कि अगस्त कॉम्टे ने इसी का एक एग्जांपल दिया कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी है वो अपने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। पहला स्टेज वो थियोलॉजिकल, मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। दूसरा में वो मेटाफिजिकल के बारे में बात करते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों के बारे में, यूनिवर्स, गॉड, सोल, रीबर्थ वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हम जो सुपरस्टिशन था उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, ये यूनिवर्स क्यों है, ऐसी चीज़ें, ये अमूर्त चीज़ें कहलाती हैं और ये मेटाफिजिकल नॉलेज होता है। और फाइनली जो थर्ड स्टेज होता है ह्यूमन सोसाइटी का, वो साइंटिफिक होता है या उसे ही हम पॉजिटिविस्ट कह सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री और साइंस डोमिनेट करती है इस समाज में। अगस्त कॉम्टे ने ह्यूमन सोसाइटी को ऐसे ही डिफाइन किया था। और फाइनली ये जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्टे का जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक था, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी एंड द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, इनके माध्यम से इसने पॉजिटिविज्म को समझाने की कोशिश की थी। फाइनली इस पॉजिटिविज्म का इम्पैक्ट क्या होता है हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस फिलॉसफी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिलॉसफी जनरली ये इस्टेब्लिश कराना चाहती थी कि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन जनरल लॉज। और ये जनरल लॉज हमने ऊपर देखा कि कैसे आएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। किसके? फैक्ट के। मतलब इसमें हिस्टोरियन का जो काम था, हिस्टोरियन का काम हिस्ट्री राइटिंग था, बट इन्होंने हिस्टोरियन को कॉन्स्ट्रेंट कर दिया कि हिस्टोरियन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो फैक्ट या फिर सोर्सेज जिसे हम कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट्स और सोर्स का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एक्सपीरियंसेस जो उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आता है, उसके बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग की जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक ट्रेडिशन एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन भी था। हमने पिछले क्लास में देखा था कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है। एम्पिरिकल नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिक और 5 सेंसेस, मतलब हर वो नॉलेज जो हमें 5 सेंसेस के थ्रू होता है उसे हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो
इम्पीरियस्ट ट्रेडिशन या पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन थे, इनके बीच में कॉमन क्या था कि ये मानते थे कि ओनली द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड इज़ परसेप्टेबल, जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ इसके जो लीडिंग प्रोपोनेंट थे इम्पेरिकल ट्रेडिशन के, ये फ्रांसिस बेकन और जॉन लोके थे। फ्रांसिस बेकन का कहना था कि अगर किसी का भी इवेंट का हमें एक्यूरेट पिक्चर चाहिए तो हमें ऑब्जर्व्ड डेटा के थ्रू ही एक्यूरेट पिक्चर मिल सकता है। तो हम एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कहना क्या चाह रहे थे। इनका सिर्फ एक ही मतलब था कि जो हिस्टोरियन का काम होता है वो उनके सामने जो भी डेटा आया है उस डेटा को प्रॉपर ऑब्जर्व करें और उसके बेसिस में ही वो हिस्ट्री राइटिंग करें। मतलब इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया कि कोई अगर सोर्स है तो उस सोर्स के बेस पे हम इतिहास लेखन करेंगे और वो सत्य होगा। उस सोर्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट नहीं किया। सोर्स आए, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, एक जनरल लॉज को इस्टेब्लिश कर दो और इसी प्रोसेस में हम हिस्ट्री राइटिंग करेंगे। रांके इसी से मिलता जुलता एक रांकेनियन ट्रेडिशन भी था। रांके ने ही पहली बार बोला था कि जो पास्ट है उसको उसके खुद के टर्म में, उसके ओन टर्म में समझने की ज़रूरत है। उसको हम प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के नहीं दे सकते हैं। मतलब आज 2023 में बैठ करके हम 1947 का कोई अगर घटना का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें उसे 1947 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि 1947 का सोशियो पॉलिटिकल कल्चर कैसा था और उससे रिलेटेड क्या क्या इवेंट थे, क्या उसका कॉस्ट था वगैरह वगैरह। हम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट को जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहली बार रांके ने हिस्टोरियोसिटी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब कि इतिहास में ऐतिहासिकता भी इम्पॉर्टेंट हो गई कि उसको हम उसी के टर्म में समझेंगे। और इसमें फर्दर इसका एनालिसिस क्या हो कि हिस्टोरियन जो है वो शुड रिलाई ओनली ऑन द अवेलेबल सोर्सेस। मतलब हिस्टोरियन को कुछ भी इंटरप्रेट करने की आज़ादी नहीं दी गई। जो एक अवेलेबल सोर्सेज बता रहा है उसी के बेस पे हिस्ट्री राइटिंग करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कुछ कम नहीं। जैसे कि जी बी ब्यूरी वो इसी स्कूल के थे। ही फर्मली बिलीव्ड इनटू द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ हिस्ट्री। मतलब अगर हम देखें चाहे वो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन हो गया, चाहे एम्पिरिसिस्ट हो गया या फिर रांकेनियन हो गया, इन्होंने हिस्ट्री को एज क्लोज एज साइंस लाने की कोशिश की। क्योंकि हुआ क्या कि उस समय साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप में हो गया तो इस साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बाकी जितनी भी अलग अलग एकेडमिक्स थी जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सब में थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लाना चालू कर दिया। क्योंकि जितना ज़्यादा वो साइंस के करीब आएंगे उतना ज़्यादा उनका स्टेटस उस सोसाइटी में इंप्रूव होते जाएगा। तो ठीक यही काम हिस्टोरियन और हिस्ट्री राइटिंग के साथ भी हुआ कि उन्हें साइंस के क्लोज लाया गया। कैसे? हिस्ट्री में जनरल लॉज को इस्टेब्लिश कराने की कोशिश की गई जो कि उसको साइंस के करीब लाया, साइंस जितना उसको इंपॉर्टेंस थे। बट ये जो ट्रेडिशन था इसके कुछ क्रिटिक निकल के आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक था वो क्रिटिक था रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म एक एक्चुअली में मूवमेंट था, ये एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिन्होंने इमोशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कि ऊपर हमने क्या देखा कि एक सोर्स है, वो सोर्स को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जनरल लॉ बनाएंगे, बस हमारा काम खत्म। मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हिस्टोरियन का कोई रोल नहीं था, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सोर्स था। बट ये जो रोमांटिसिज्म की ट्रेडिशन थी उसने इमोशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आर्ट को, किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएशन को आपको समझना है तो आपको उसको इमोशनल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तब अगर हम उसका एक्चुअल एसेंस समझेंगे तब हमें वो बेटर अंडरस्टूड होगा, ना कि वो प्राइमा फेसाई कैसे दिखता है उसके बेसिस पे। तो ये जो रोमांटिसिज्म थे इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हिस्टोरियन के इंटरवेंशन को इन द राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री। हमने ऊपर क्या देखा कि हिस्टोरियन का कोई भी इंटरसेप्शन नहीं था। हिस्टोरियन को जो उसके इंपेरिकल नॉलेजेस 5 सेंसेस के थ्रू दिख रहा है बस वो वही लिख दे, वही खत्म है। लेकिन रोमांटिसिज्म में क्या था कि हिस्टोरियन के इंटरवेंशन को इंपॉर्टेंस दिया गया इन द राइटिंग ऑफ द इतिहास। मतलब इतिहासकार जो था उसने अपना पॉजिटिव अप्रोच लिया इतिहास राइटिंग करने के लिए। जैसे कि ये जो एक्चुअल में स्कूल का जो डेवलप्ड किया गया वो ऑगस्टीन थेरीन और जूलियस माइकलेट ने एक्चुअली में इस टर्म को कॉइन किया। लेकिन फाइनली जो इसका ह्यूज लेवल पे हम लोग इसका डेवलपमेंट देखते हैं वो रूसो के काम में या फिर हर्डर के काम में देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली इस समय ये रोमांटिसिज्म और इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई क्योंकि इसी समय एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती क्या है? इसका सिंपल मतलब था E=mc²। पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हिस्ट्री में देखा कि जो है सच नाम की कोई चीज़ होती है। बट जब E=mc² आया इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पे है या उससे ज़्यादा है तो जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है या फिर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसे फर्दर इलेबोरेट करें तो एनर्जी
अगर हम देखते हैं तो ये एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्टिविटी है। मास जो है ये एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्टिविटी है। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन नहीं था। लेकिन जैसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो हमने देखा कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जब हम स्पीड ऑफ लाइट या उससे अधिक तेज कोई गति से चीज़ों को ले जाएं तो एनर्जी का मास में कन्वर्जन पॉसिबल था और मास का एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल था। तो अगर ऐसी बात थी तो फिर ऑब्जेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि सब्जेक्टिविटी निकल के आ गई कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई एक चीज़ सच नहीं है। सच क्या है? परसेप्शन है। हम मेरे लिए जो सच है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सच होगा, जो आपके लिए सच है झूठ है वो ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए भी झूठ होगा। तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच देखने के लिए मिला बाकी सारे नॉलेजेस में। तो रोमांटिसिज्म ने इस सब्जेक्टिविटी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसीलिए जो हिस्ट्री राइटिंग पहले ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग थी अब वो रिलेटिविस्टिक हो गई। मतलब हम उसे रिलेशन में पढ़ना चालू कर दिया, अब उसमें सब्जेक्टिविटी आ गई। एक हिस्टोरियन किसी एक इवेंट को किसी और नज़रिए से एक्सप्लेन करता है तो ठीक वही दूसरा हिस्टोरियन उसी सेम इवेंट को किसी और नज़रिए से एक्सप्लेन करता है, जो कि पहले पॉजिटिविस्ट या आइडलिस्ट ट्रेडिशन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें दोनों सेट ऑफ हिस्टोरियन को सिर्फ डेटा देख के सोर्स देख के लिखना रहता था। बट अब यहाँ पे हिस्टोरियन का इंटरवेंशन बढ़ गया, इसलिए सब्जेक्टिविटी इतिहास में भी बढ़ गई। ये एक्चुअली में जैसे ये रूसो और हडर के काम में हमने क्या देखा कि इन्होंने बोला कि जो मैन है वो इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है नेचर का। मैन प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट एज सच एज इज हिस्ट्री। मतलब कोई भी हिस्ट्री हम प्रॉपर थोप नहीं सकते हैं। मतलब हिस्ट्री जो होगा वो फ्रॉम अबव नहीं आएगा। अगर ये एक स्पेसिफिक रीजन है तो इसकी इतिहास अलग होगी, किसी और स्पेसिफिक रीजन बी का इतिहास अलग हो सकता है। इसलिए इतिहास जो होता है या इतिहास लेखन जो होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव काम नहीं है, वस्तुनिष्ठता का काम नहीं है। उसमें भर भर के सब्जेक्टिविटी है, जैसा जिसका चाहे वो इंटरप्रेट कर सकता है और लिख सकता है। तो इसमें हिस्टोरियन के रोल को इंपॉर्टेंस मिला। जैसे कि आर.जी. कोलिंगवुड कहते हैं कि ये जो रोमांटिस्ट थे लाइक हर्डर एंड रूसो, इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था। जैसे कि हर्डर जो कहता है कि कोई भी सिविलाइजेशन डिफर क्यों करती है। जैसे हमने बहुत तरह का सिविलाइजेशन पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ा, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन पढ़ा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ा। तो हर सिविलाइजेशन एक दूसरे सिविलाइजेशन से डिफरेंट थी। क्यों थी? तो हर्डर बताते हैं क्योंकि उसका वहाँ उस सिविलाइजेशन का जो ह्यूमन नेचर है वो डिफर करता है। कहीं का भी ह्यूमन नेचर कांस्टेंट नहीं है, कहीं का भी ह्यूमन नेचर यूनिफॉर्म नहीं है। ह्यूमन नेचर डिफर करता है और ह्यूमन नेचर है क्या? ह्यूमन नेचर उसके इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। इसीलिए हम किसी भी सिविलाइजेशन को एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन चाहिए हर सिविलाइजेशन को समझने के लिए। उसका प्रॉपर सामाजिक, उसके प्रॉपर राजनीतिक, उसके प्रॉपर सांस्कृतिक मटेरियल का अध्ययन करना है। अध्ययन करके हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें किस में देखने के लिए मिली थी? रोमांटिसिज्म में, जिसमें कि हिस्टोरियन का रोल हिस्ट्री राइटिंग में इंपॉर्टेंट होते गया। बट एक चीज़ थी जो गलती की हर्डर ने कि उन्होंने रेशियल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया कि एक सिविलाइजेशन के लोग दूसरे सिविलाइजेशन के लोग से अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो कि जिसको कि आर.जी. कोलिंगवुड ने खारिज भी किया था। ठीक है, तो फाइनली अगर इसका समरी देखें तो ये जो रोमांटिसिज्म था इसने स्कोप ऑफ हिस्ट्री को वाइडेंट कर दिया। पहले स्कोप ऑफ हिस्ट्री बहुत कॉन्स्टेंट था, डेटा देखो, सोर्स देखो, उसके बेसिस पे इतिहास लेखन कर दो, बस बात खत्म। लेकिन रोमांटिसिज्म में क्या था कि जो हिस्टोरियन का इंटरवेंशन था वो बहुत ज़्यादा था। अब एक इतिहास, मतलब जैसे कहा जाता है कि इतिहास वही है जो कि एक इतिहासकार लिख देता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। मतलब इतिहास अब सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी को शो नहीं कर रहा था, इतिहास अब सब्जेक्टिविटी को शो कर रहा था। ठीक है, और एक और ये पहला इसका इम्पैक्ट था। दूसरा इम्पैक्ट क्या था कि जो इनलाइटनमेंट के हिस्टोरियंस थे इन्होंने पास्ट को बहुत कंटेम्प्ट या फिर डिस्कस्ड नज़रिए से देखा, लिखा, समझा, पढ़ा। बट ये जो रोमांटिसिज्म के हिस्टोरियन थे इन्होंने सिंपैथी और रेस्पेक्ट, किसी भी पास्ट के लिए सिंपैथेटिक रहे और रेस्पेक्ट से किसी की पास्ट को देखा, किसी के सिविलाइजेशन को देखा और प्रॉपर इतिहास लेखन किया। जैसे कि हर्डर का एक बहुत फेमस कोट है जो आपके लिए पढ़ देता हूँ कि फॉर हिस्टोरियंस ही फर्स्ट सिंपैथाइजेस विद द नेशन, गो इनटू दैट एरा, इनटू दैट जियोग्राफी, इनटू द इंटायर हिस्ट्री, फील योरसेल्फ इनटू इट। मतलब एक हिस्टोरियन जो है वो सिंपैथी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ किसी भी सिविलाइजेशन को लिखेगा और डिस्क्राइब करेगा विथ प्रॉपर इंटरवेंशन। ठीक है, तो और दूसरा हमने क्या देखा कि जो रोमांटिसिज्म था इसने रिलेटिविस्टिक हिस्ट्री का प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसी को लिख रहे थे पॉजिटिव ट्रेडिशन में। बट रोमांटिसिज्म कहने से इन्फेरेंस का इंपॉर्टेंट बढ़ गया। मतलब नॉलेज हमें दो तरीके से हो सकता है। एक नॉलेज हमें परसेप्शन के थ्रू, मतलब जो हमें देख रहा है, 5 सेंसेस के थ्रू मिल रहा है एक नॉलेज वो, और दूसरा नॉलेज इन्फेरेंसेस करना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी पहाड़ पर धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है तो हम एक
वहाँ से इन्फेरेंसेस निकाल सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी होगी, क्योंकि हमने आग नहीं देखा, हमने धुआं देखा और धुएं के बेसिस पे हमने इन्फियर किया कि वहाँ पे आग लगी होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं होती नहीं है। तो ये नॉलेज हमें इन्फेरेंसेस के थ्रू मिला। लेकिन ये जो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन वाले थे बोले कि नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व, जब तक आप आग देखो नहीं तब तक आप आग के बारे में लिखो नहीं। तो यहाँ पे हिस्टोरियन का रोल क्या था, लिमिटेड था। लेकिन रोमांटिसिज्म में क्या हुआ, हिस्टोरियन का रोल वाइडेंट हो गया। उन्होंने बोला कि जो दिख नहीं रहा है लेकिन आप इंटरप्रेट कर सकते हो, इन्फेयर कर सकते हो, तो आप उसके बारे में भी लिखो। जैसे कि इसी से रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरियंस निकल के आए जिसने हिस्टोरियन के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया, जिसमें नंबर 1 था विलियम दिल्थले, बेनेडिक्टो क्रोसे, आरजी कोलिंगवुड, कार्ल बेकर और ईएच कार वगैरह वगैरह। जैसे कि बेनेडिक्टो क्रोसे का कहना था कि ऑल हिस्ट्री इज़ अ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, जितनी भी इतिहास होती है सब अपने समकालीन इतिहास होती है। मतलब एक हिस्टोरियन जिस समय में रह रहा है, जिस तरह का पॉलिटिक्स, जिस तरह का सोसाइटी, जिस तरह का अर्थव्यवस्था के बीच में वो इतिहास लेखन कर रहा है, तो वो इतिहास लेखन उस समय को दर्शाएगा कि हर हिस्ट्री अपने समकालीन इतिहास ही होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनेडिक्टो क्रूसो का जो इंपॉर्टेंट बुक है वो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, और हिस्ट्री एज अ सब स्टोरी ऑफ लिबर्टी है। बेनेडिक्टो क्रूसो का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें आरजी कोलिंगवुड पे भी देखने के लिए मिला। आरजी कोलिंगवुड भी कहते थे कि ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ अ थॉट, मतलब जो एक इतिहासकार सोच रहा है, जो आइडिया उसके अंदर जनरेट हो रहा है, वही वो लिख रहा है, और वही एक्चुअली में हिस्ट्री, हिस्ट्री उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, रिलीजन एंड फिलोसफी, स्पेकुलम मेंटिस और द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आरजी कोलिंगवुड की। कार्ल बेकर भी वही कहता है कि फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री डू नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी हिस्टोरियन टिल ही क्रिएट्स देम। ठीक है, यहाँ पे भी हिस्टोरियन के रोल को इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है। और फाइनली ईएच कार, जो कि एक्चुअल में व्हाट इज हिस्ट्री में डिफाइन करते हैं कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉपर रोल ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम, प्रॉपर रोल ऑफ अ हिस्टोरियन इंटरवेंशन, ये दोनों को शो किया जा रहा है ईएच कार में। तो इनका भी फेमस कोट है कि द नेसेसिटी टू इस्टेब्लिश दिस बेसिक फैक्ट रेस्ट नॉट ऑन एनी क्वालिटी ऑफ द फैक्ट देमसेल्फ बट ऑन अ प्रायरी डिसीजन ऑफ द हिस्टोरियन हिमसेल्फ। तो ये सब हिस्टोरियन के रोल को इंपॉर्टेंट कर रहा है। तो अगर हम क्विक रिवीजन कर लें कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने 2 अप्रोच पढ़ा। एक तरफ पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन वाले थे, रांकेनियन ट्रेडिशन वगैरह था ये सब। एक तरफ हमने ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच या फिर रैंकिनियन का अप्रोच देखा था, और दूसरी तरफ हमने वो रोमांटिसिज्म को देखा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि हिस्ट्री को बहुत ऑब्जेक्टिव नेचर दिखाया था, बट इन्होंने हिस्ट्री में सब्जेक्टिविटी दिखाया। इसमें जो हिस्ट्री राइटिंग है उसमें हिस्टोरियंस का रोल बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इनकी हिस्ट्री राइटिंग में हिस्टोरियंस का रोल बहुत ज़्यादा था, हिस्टोरियन का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब आगे आने वाली क्लासेस में हमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है एनल्स स्कूल, उसके बारे में देख लेंगे कि एनल्स स्कूल क्या था। और फाइनली फिर हम स्पेकुलेटिव हिस्ट्री, स्पेकुलेटिव फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और फिर फाइनली जो 1920 सेंचुरी के आसपास एक पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें कि दोनों एलिमेंट प्रेजेंट था, एनालिटिक्स का भी और स्पेकुलेटिव का भी, उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।